धनु राशि के स्वामी बृहस्पति, तो जिसका लग्न धनु हो, यानी कि पहले नंबर पर 9 लिखा हो, या चंद्रमा वहां बैठा हो जहां 9 लिखा है, वो धनु राशि के जातक होते हैं। धनु राशि काल पुरुष की कुंडली में 9वें घर में आती है और धनु राशि के जातक बृहस्पति के गुणों से परिपूर्ण, बृहस्पति ज्ञान, बृहस्पति अध्यात्म, बृहस्पति विशालता, बृहस्पति सात्विक गुणों की प्रचुर मात्रा। आज बात करेंगे कैसा रहेगा धनु राशि का अगस्त का महीना। नमस्कार, स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। पहले घर से शुरू करती हूँ। धनु राशि है वहाँ पर जिसका स्वामी बृहस्पति 8वें घर में उच्च अतिचारी अवस्था में बैठा है। 1 तारीख से 9 तारीख तक अस्त है और पुष्य नक्षत्र में है। लग्न का मतलब है हमारा पूरा शरीर, सिर के बाल से लेकर के और पैर के नाखून तक, हम अंदर से बाहर से कैसे हैं, हमारा आचार विचार, हमारा व्यवहार, हमारा खान पान, हमारी पर्सनालिटी, हमारा ऑरा, हम टोटलिटी में जो कुछ है वो है लग्न। जब लग्न का स्वामी 8वें घर में बैठा हो तो ट्रूली स्पीकिंग ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। 6, 8 और 12 ये 3 कुंडली के दुस्थान यानी बुरे स्थान है। जब बृहस्पति जैसा ग्रह 8वें घर में बैठा हो तो विशेष रूप से बृहस्पति 8वें घर में रक्षक बनकर आते हैं। 8वें घर का बृहस्पति बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से, बहुत बड़े बड़े व्यवधानों से, बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट से, बहुत बड़ी बड़ी, सिर्फ दुर्घटना से मेरा मतलब शारीरिक दुर्घटना नहीं है, हर प्रकार के संकटों से उबार कर लेकर के आ जाता है। कारण 8वां घर हमारे पितृ हैं। जब देवगुरु पितरों के घर में आकर के बैठेंगे, 8वां घर पाताल है, तो पितृ कृपा और देव कृपा एक साथ आपके ऊपर होगी। संघर्ष तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी कभी बृहस्पति 6, 8वें या 12वें आएंगे तब जीवन में संघर्ष, टेंशन्स, प्रॉब्लम्स, इनफैक्ट एक ऐसा समय जब ऐसा लगेगा कि इन समस्याओं का कहीं कोई पार है ही नहीं, ऐसा लगेगा कि हम फंस गए। क्यों? क्योंकि पाताल है 8वां घर। लग्न मतलब शरीर पाताल में डूबता हुआ नजर आएगा। मैंने एस्ट्रोलॉजी मेरे पिता से सीखी। 10 साल की आयु तक उन्होंने मुझे लगभग सब कुछ, सारे ग्रंथ सिखा दिए थे। उन्होंने अपने जीवन का रिसर्च मुझे दिया और मुझे जो उन्होंने समझाया और जो मुझसे कहा वो ये था कि सरल से सरल भाषा में वैदिक ज्योतिष को घर तक पहुंचाओ, हर घर तक पहुंचाओ। तो मैं ज्योतिषीय शब्दों का, ज्योतिषीय टर्म्स का यूज नहीं करती हूँ। बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि लग्न शरीर है, 8वां घर पाताल है। जब जब लग्न 8वें घर में आएगा या 8वें घर में बैठेगा तब जरूर से ऐसी स्थितियां होंगी जब डूबने जैसा लगेगा। बच जाएंगे वो एक अलग बात है, क्योंकि बृहस्पति बचाएगा 8वें घर के उन संकटों से, उन परिस्थितियों से। क्योंकि जब जब बृहस्पति 8वें घर में आते हैं, मैं एक आपको लग्न कुंडली का भी ये सूत्र बता रही हूँ कि जिस जिसके घर लग्न में यानी लग्न राशि में फर्स्ट चार्ट में, लग्न चार्ट में 8वें घर में बृहस्पति है, उनके जीवन में एक या एक से अधिक बार ऐसा जरूर से होता है कि वो मृत्यु से आमना सामना होने के बाद बिल्कुल सुरक्षित, बिना एक खरोंच लगे लौटकर घर वापस आ जाते हैं। अपने अनुभव साझा कीजिएगा। इस समय जब बृहस्पति 8वें घर में है तो डेफिनेटली ये संकट का समय, प्रॉब्लम्स का समय, टफ स्ट्रगल्स का समय तो है ही है, जैसा कि मैंने बताया। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, 8वें का बृहस्पति बचा कर ले जाता है। तो आपका आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, वैचारिक रूप से, वैवाहिक जीवन में, पर्सनल लाइफ में, वर्क प्लेस पर, जहाँ भी कहीं कोई स्ट्रगल चल रहा है, ये निश्चित है
कि आप उससे उबर करके बाहर आ जाएंगे। ये मेरे हिसाब से एक बहुत गुड न्यूज़ है क्योंकि बृहस्पति उच्च के हैं, हालांकि 9 अगस्त तक अस्त हैं, तो 9 अगस्त तक कोई बहुत अच्छे परिणामों की उम्मीद मत कीजिएगा, लेकिन 9 अगस्त के बाद जब वो उदित हो जाएंगे तब डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बात करें दूसरे घर की, अच्छा पहले घर पर शनि की दशम दृष्टि है, बुध की दृष्टि है और मंगल की 7वीं दृष्टि है। शनि की दशम दृष्टि तब जब शनि वक्री है 137 दिन के लिए। इसका अर्थ समझिए, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो हमें पास्ट में लेकर के जाता है और हमें समझाता है कि कुछ गलतियां तो तुमसे हुई हैं भाई, एक्सेप्ट करो या मत करो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हमारे एक्सेप्ट करने या नहीं कर लेने से जो गलतियां हमने की हैं वो मिट जाएंगी नहीं। तो एक तरह से कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो एक दूसरा मौका देता है अपनी गलतियों को सुधारने का। अब जब 137 डेज के लिए शनि वक्री हैं, ये एक ऐसा समय है जब आप थोड़ा सा पुनर्विचार कीजिए, आराम से सोचिए जीवन में कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां आपने की हैं, कारण उन गलतियों को सुधारे बिना शनि जब मार्गी होंगे तब जो अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं वो देंगे नहीं, है ना। हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि अरे भाई 137 डेज के बाद जब शनि मार्गी हो जाएंगे तब सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन तब तक नहीं होगा जब तक हम अपनी गलतियों को रिव्यू करके उनको सुधारेंगे नहीं। तो सोचिए, आराम से ढूंढिए जीवन में कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां की हैं, उनमें से कौन सी गलतियां ऐसी हैं जिनका आप थोड़ा सुधार कर सकते हैं। बुध और मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर है। बुध की दृष्टि तब जब बुध 1 से 5 तारीख तक आपके 7वें घर में स्वराशि अपनी खुद की राशि में बैठे हुए हैं, मिथुन में। यहाँ पर 2 तारीख से मंगल भी आ जाएंगे। मंगल के लिए शत्रु राशि है और बुध और मंगल का आपस में कोई प्रेम संबंध है नहीं। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ी सी उठापटक, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स के लिए तैयार रहिए। बात करें दूसरे घर की, तो यहाँ मकर राशि है जिसका स्वामी शनि वक्री है 4थे घर में बैठकर। 4था घर भूमि है, भवन है, वाहन है, माता है, पेरेंटल प्लेस है, पब्लिक है और पब्लिक डीलिंग है। शनि वक्री राजनेताओं के लिए या जो लोग पब्लिक डीलिंग में हैं उनके लिए ये समय सचमुच में संभलने का है। आपके दूसरे घर का स्वामी है शनि, दूसरा घर कुटुंब है, वाणी है, खान पान है और धन का संचय है। इसका स्वामी अगर वक्री हुआ है तो आपको समझा रहा है धन के संचय को लेकर के जो गलतियां की थी उन्हें फिर से रिव्यू कीजिए, फिर से देखिए और सुधारिए। कुटुंब के केस में, कुटुंब के बारे में, कुटुंब के लोगों के साथ जो गलतियां की हैं उनको सुधारिए। वाणी को लेकर के जो गलतियां की हैं उनको सुधारिए। खान पान में जो गलतियां की हैं उनको सुधारिए, तो ही सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि सुख भाव में है शनि 4थे घर में। ये एक ऐसा समय है जब आपके पेरेंटल प्लेस पर अगर आप कोई प्रोजेक्ट चालू किए हुए हैं, कोई काम कर रहे हैं, उसमें जहाँ जहाँ जो पेपर वर्क में कुछ गलतियां थी या आपके प्रोजेक्ट में कुछ गलतियां थी या आपके काम में कहीं कोई लैक्यूनास रह गए थे, वो आपको कंप्लीट करने का, फुलफिल करने का टाइम मिलेगा, ताकि वो प्रोजेक्ट, वो काम सफलतापूर्वक अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच सके। यहाँ पर बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि तब जब बृहस्पति पुष्य में है। किसी काम का कंप्लीशन होगा और शुभ समाचार परिवार में, धन का अच्छा खासा संचय। बुध की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है और मंगल की दृष्टि है, क्योंकि बुध 5 से 22 तक 8वें घर में आ जाएंगे। सूर्य भी इस घर में आ जाएंगे 1 तारीख से 17 तारीख तक, यानी 8वें घर में। ये दृष्टियां दिखाती हैं कि कुल मिलाकर के कुटुंब में, कुटुंबीय जनों के साथ एक तालमेल बना रहेगा, मेहनत करेंगे आप, और बहुत सारे ऐसे काम जो कि अटके पड़े थे उनमें आपके कुटुंबीय लोग सहयोग भी करेंगे, आप भी उनको सहयोग करेंगे और सबके मिले जुले एफर्ट से ही आपके कार्य पूर्ण होंगे। बात करें तीसरे घर की, तो यहाँ कुंभ राशि में राहु हैं, धनिष्ठा नक्षत्र में हैं। राहु तीसरे घर में अच्छे माने जाते हैं। 3, 6, 10 और 11, इन 4 घरों में राहु का होना बहुत अच्छा माना जाता है।
तीसरा घर पराक्रम है, मेहनत है। राहु वो है जो बड़ी से बड़ी हिम्मत करा दे। राहु वो है जो पराक्रम करने के लिए, मेहनत करने के लिए 100 नए रास्ते निकाल दे। तो इस समय क्या होगा कि आपका अगर कोई एक प्लान फेल होता है तो आप दूसरा प्लान, तीसरा प्लान, चौथा प्लान अपने पास रखेंगे, उनको एग्जीक्यूट करेंगे और कामों को पूर्णता की ओर लेकर के जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, राहु धनिष्ठा में है। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है, मंगल एनर्जी है। राहु का मंगल में जाना, मंगल का राहु में आना एक विस्फोटक योग बनाता है। तीसरा घर छोटे बहन भाई भी हैं, छोटे बहन भाइयों के साथ संबंधों में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है। नौकर हैं, नौकरों के साथ थोड़ी सी, जो भी आपके जूनियर्स हैं, आपसे जो लोग छोटे हैं, उनके साथ संबंधों में थोड़ी सी कड़वाहट आ सकती है, वाणी का ख्याल रखिएगा। तीसरा भाव कम्युनिकेशन भी है। राहु डिप्लोमेसी देता है कम्युनिकेशन में, नो डाउट, पर जब मंगल के नक्षत्र में होगा, धनिष्ठा के जो चिन्ह हैं वो है डमरू और बांसुरी। गूंज दूर तक जानी चाहिए, ध्वनि को दिखाता है धनिष्ठा। धन का आगमन दिखाता है, धन का संचय दिखाता है, दूर तक गूंज नाम की जाएगी ये दिखाता है। इस समय आपका जो पराक्रम होगा, जो आपकी मेहनत होगी, जो आपकी कम्युनिकेशन होगी, जो कर्म आप इस समय करेंगे, तब तक जब तक राहु धनिष्ठा में रहेगा, तब तक कर्मों की गूंज बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि बांसुरी गूंज को दिखाती है, डमरू गूंज को दिखाता है। तो इस समय अपने कर्मों का विशेष ख्याल रखिएगा, क्योंकि जो भी कर्म आप इस समय करेंगे सभी की गूंज दूर तक जाएगी। अभी पास्ट में हुए कुछ एजिटेशंस, उनमें जो घटनाएं हुई वो उसका जीता जागता उदाहरण है। गूंज बहुत दूर तक गई। मैं उस पर कोई पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि राहु धनिष्ठा में है और सभी के लिए है, तो अपनी वाणी पर हो सके तो नियंत्रण रखिए, नहीं रखेंगे तो फिर परिणाम के लिए तैयार रहिए। केतु की दृष्टि है यहाँ, बुध की दृष्टि है और सूर्य की दृष्टि है। केतु शत्रु है, सूर्य शत्रु है राहु का। राहु ऑलरेडी मंगल के नक्षत्र में, ऊपर से दो शत्रुओं की दृष्टि, इरिटेटेड, एजिटेटेड। आप नहीं चाहते हुए भी कम्युनिकेशन में कुछ ऐसा लहजा, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जो सचमुच में आपको नुकसान दे जाएगा। बहुत ओपनली, बहुत क्लियरली बोल रही हूँ। और लोग बोलते हैं मैडम आप खराब चीजें बताती नहीं है। ऐसा नहीं है, खराब चीजें भी बताती हूँ, बस बहुत डराती नहीं हूँ। ये एक ऐसी चीज है जिसका इस समय आपको विशेष 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 ख्याल रखना है, अपनी वाणी का, अपने कम्युनिकेशन का, अपने लहजे का, अपने शब्दों का ख्याल रखिएगा। हालांकि राहु धनिष्ठा में देकर के भी बहुत कुछ जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, गूंज दूर तक जाएगी, गूंज दिखाता है धनिष्ठा, ध्वनि, ध्वनि को प्रतिध्वनित करता है। बात करें चौथे घर की, तो शनि वक्री है, यहाँ उदित है, 137 दिन के लिए वक्री है, 27 जुलाई से 10 दिसंबर तक। इस समय चौथे घर पर शुक्र की संजीवनी दृष्टि और बृहस्पति की नवम दृष्टि है। देखिए, लोग शनि को बुरा मानते हैं, मैं शनि को बुरा नहीं मानती, कारण शनि कर्म फलदाता है, पहली बात। दूसरी बात, शनि डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन को हम जितना इजीली, जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे लाइफ में, उतना हमारे लिए अच्छा है। अब जब शनि वक्री हुए हैं तो कहते हैं भैया जो इनडिसिप्लिन किया है ना पास्ट में, उसके रिजल्ट्स आपको ही भोगने पड़ेंगे। एक बहुत छोटा सा उदाहरण देती हूँ। सपोज आपको अपनी चीजें संभाल करके रखने की आदत नहीं है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लिए गद्दे के नीचे डाल दिए, कहीं भी किसी खिड़की के कोने में रख दिए, किसी टेबल पर रख दिए। अब जिस दिन आपका इंटरव्यू है, लास्ट 10 मिनट्स बाकी हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, गलती आपकी ही थी। अगर आप डिसिप्लिन हुए होते, अगर आपको एक हैबिट होती शुरू से कि अपनी चीज कितना भी कुछ भी हो जाए सही जगह पर ही रखनी है, तो आपको अंधेरे में भी अपनी चीज मिलेगी। तो वो डिसिप्लिन शनि इस समय सिखाएंगे इन 137 दिनों में। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया है, लेकिन एक बहुत सुंदर बात क्या है, दोनों गुरुओं की दृष्टि चौथे भाव पर है, शुक्र की भी है और बृहस्पति की भी है। मैंने एस्ट्रोलॉजी मेरे पिता से सीखी,
उनका ये कहना था कि शुक्र और बृहस्पति शत्रु नहीं कॉम्पिटिटर्स हैं। जब दोनों एक साथ चतुर्थ भाव पर सुख भाव पर दृष्टि डालेंगे तो दोनों कोशिश करेंगे कि कौन ज्यादा सुख दे दे। इसलिए ये समय ऐसा होगा जब आपको कुछ गलतियों का एहसास तो होगा, कुछ चीजों से आप सीखेंगे तो सही, कुछ चीजें आपको सुधारनी तो होंगी, लेकिन साथ साथ एक बात और निश्चित है, और वो ये है कि कोई संभालने वाला भी होगा। एक मारने वाला होगा शनि, और संभालने के लिए दो आए हुए हैं, गुरु और शुक्र। गुरु और शुक्र की दृष्टि सुख देगी, शांति देगी, और आपको ये समझ आएगा कि जो गलतियां की है ना, कोई बात नहीं, हम सुधार लेंगे। तो जो लॉसेस होंगे आपके वर्क प्लेस पर या आपके जॉब में या आपके प्रोफेशन में, उनसे आप हिल नहीं जाएंगे, उल्टे उनको चीजों को रिपेयर करने की, सुधारने की कोशिश करेंगे। बात करें पांचवें घर की, तो मेष राशि है यहाँ, जिसका स्वामी मंगल सातवें घर में मार्गी और उदित शत्रु राशि में बैठा हुआ है। पांचवा घर विद्या है, बुद्धि है, संतान है, हमारे प्रेम प्रसंग है और जीवन का पूर्ण उत्थान है। पांचवें घर का स्वामी जब सातवें घर में होगा शत्रु राशि में, प्रेम प्रसंगों में थोड़ा सा क्रोध, वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा क्रोध, हालांकि जो भी चीजें थी वो स्पीड अप होंगी। छात्रों के जीवन में जो काम रुके हुए थे, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चीजें रुकी हुई थी, वो डेफिनेटली स्पीड अप होंगी। जो चीजें संतान के जीवन में चल रही थी आपके संतान के जीवन में, वो भी स्पीड अप होंगे। प्रेम प्रसंगों में जो चल रहा था वो भी स्पीड अप होगा, लेकिन साथ साथ थोड़ी सी एनर्जी को राइट चैनलाइज करके रखेंगे तो अच्छा होगा, कारण इस समय मंगल के नक्षत्र में राहु है ना, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट तो उसका मंगल पर भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। बात करें छठे घर की, तो वृष राशि है यहाँ पर, जिसका स्वामी शुक्र दशम भाव में बैठा हुआ है 1 तारीख से 31 तारीख तक मित्र राशि में और नीच का होकर के बैठा है। छठा घर हमारा रोग, ऋण और शत्रु है, और शनि की यहाँ तीसरी दृष्टि है, वो भी वक्री शनि की। छठे घर में कोई क्रूर ग्रह बैठा हो या क्रूर ग्रह की दृष्टि हो तो इसे बहुत शुभ संकेत माना जाता है। शनि की तीसरी दृष्टि वैसे भी सबसे क्रूर दृष्टि है, तो रोग, ऋण और शत्रु का नाश होगा, ये तो निश्चित है। ये एक बहुत अच्छी बात है। और एक चीज और है, जब शनि वक्री हुए हैं ना, आपको असली दोस्त और असली दुश्मन में इस समय बिल्कुल अच्छे से आंख खोल के दिखाएंगे कि भाई देख लो, खोलो आंखें, अब तो खोल लो। इस समय इन 137 डेज में कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, बीमारियों के कारण क्या हैं, ऋण से मुक्ति कैसे पा सकते हैं, किन कारणों से हम ऋण में फंसे हुए हैं, है ना, इन चीजों का बहुत क्लियर एहसास होगा। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे कहते हैं कि मैडम हम कभी कर्ज से ऊपर ही नहीं आते। तो मैं उन्हें एक बात कहती हूँ कि देखिए, एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह है, हालांकि आपके चार्ट में वो सब चीजें डेफिनेटली होंगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऋण से बाहर आने के लिए बेसिक चीज है कि खुद के खर्चे संभालिए। तो ये अभी शनि आपको सिखाएगा खर्चों को संभालना, इन 137 डेज में बतलाएगा कहाँ कहाँ खर्चे कर्टेल हो सकते हैं, आपको एहसास होगा कहाँ कहाँ पैसा आपका फालतू बह रहा है जिसे आप रोक सकते हैं। बात करें सातवें घर की, तो 1 से 5 तक बुध स्वराशि हैं, मंगल 2 अगस्त से मार्गी और उदित हैं शत्रु राशि में, राहु की पंचम दृष्टि है। मंगल के नक्षत्र में मंगल पर 5वीं दृष्टि, अचानक घटनाएं वैवाहिक जीवन में, पहली बात। दूसरी बात, ये बिजनेस और बिजनेस पार्टनरशिप का भी घर है। तो जैसा कि मैंने कहा, धनिष्ठा में राहु धन तो लेकर के आता है, इसमें कोई शक नहीं है ना, तो धन का आगमन तो होगा बिजनेस में, लाइफ पार्टनर से, लेकिन लाइफ पार्टनरशिप में और बिजनेस पार्टनरशिप में थोड़ा सा भाषा की मर्यादा, वाणी की मर्यादा, शब्द किस तरह बोले जा रहे हैं, टोन, उसकी मर्यादा रखिएगा। नहीं रखेंगे तो फिर भुगतने के लिए भी तैयार रहिए। बात करें 8वें घर की, बृहस्पति उच्च 1 से 9 तक अस्त, लेकिन उसके बाद तो उदित हो जाएंगे, पुष्य में है।
यहाँ पर बुध 5 से 22 तारीख तक शत्रु राशि में है, सूर्य 1 से 17 तारीख तक है। दिस इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। देखिए, इस समय बुध और बृहस्पति अस्त हैं। बृहस्पति 9 तारीख तक अस्त है और बुध 14 तारीख तक अस्त है। अस्त ग्रहों को समझिए आप, जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत करीब आ जाता है तो सूर्य की ऊर्जा, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका प्रकाश अस्त होने वाले ग्रह को, ये प्रकाश को अपने में समाहित कर लेता है, ढक लेता है, कवर कर लेता है ना। तो उसका जो आइडेंटिटी है इंडिविजुअल उस दूसरे ग्रह की, उसको उसकी आइडेंटिटी सूर्य की आइडेंटिटी में खो जाती है। बृहस्पति जैसा हैवीएस्ट प्लेनेट, लार्जेस्ट प्लेनेट जब सूर्य से अस्त होगा, इसको समझिए। देवगुरु, सात्विकता, सत्य, न्याय, धर्म, बुद्ध बुद्धि का देवता, इन सबको पोटला बना करके सूर्य समुद्र में फेंक देगा, पाताल में, 8वें घर में। वो कहेगा नहीं जी, सच्चाई से, ईमानदारी से राज्य नहीं चलता। और क्या होगा कि कुछ ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ जीत के लिए होंगे। फिर वो नैतिक हो या अनैतिक, सही हो या गलत, ये भूल जाएंगे लोग इस समय। आपके 8वें घर में, 8वां घर ससुराल है। 8वां घर ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपके लॉन्ग टर्म रिलेशंस हैं, क्योंकि डीएनए को दिखाता है ये। डीएनए मतलब आपका ही अपना एक्सटेंडेड परिवार, फैमिली। थोड़ा सा यही कह सकती हूँ कि फिर से वही बात, मर्यादा में रहिएगा, क्योंकि जो हेड ऑफ फैमिली इस समय होगा, पिता, राजा, बॉस या पिता तुल्य कोई व्यक्ति, वो इस समय कुछ कठोर और क्रूर निर्णय लेगा। 8वां घर ससुराल है आपका। अगर ससुराल में इस प्रकार की कोई घटना इस समय होती है, कोशिश कीजिए कि उतने समय अपना धैर्य बनाए रखें या अपनी वाणी को मधुर रखें। बात करें 9वें घर की, तो केतु मघा में है यहाँ। बुध 22 तारीख से यहाँ आ जाएंगे मार्गी और अस्त। सूर्य 17 तारीख से लेकर महीने के अंत तक 9वें भाव में रहेंगे, केतु मघा में। इसका अर्थ समझिए, केतु एक विच्छेदकारी ग्रह है। भाग्य भाव में जब तक केतु रहेंगे, तब तक भाग्य से रिलेटेड जो भी काम है उनमें हर्डल्स तो आएंगी, ये तो निश्चित है। लेकिन फिर भी क्योंकि मघा में है, पितृ कृपा से बिगड़ते बिगड़ते काम बन जाएंगे लास्ट में। लेकिन पहले प्रॉब्लम्स, हर्डल्स, मुश्किलें ये तो आने ही निश्चित है। यहाँ पर बुध जब 22 तारीख से आएंगे और सूर्य भी होंगे, तो बुधादित्य योग तो बनेगा, लेकिन सूर्य सिंह राशि में फिर से वही बात होगी कि राजा प्रबल। पिता से लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा, बॉस से लाभ होगा, गवर्नमेंट की अदर चीजों से लाभ होगा, लेकिन सुन्नी किसी बॉस की ही पड़ेगी, सुन्नी फैमिली हेड की ही पड़ेगी। डिसीजंस उन्हीं के होंगे जो आपको एक्सेप्टेबल भी होंगे और करने भी चाहिए। बात करें दशम भाव की, तो शुक्र यहाँ पर 1 से 31 तक है, मित्र राशि में है और नीच का है। दशम भाव हमारा कर्म स्थान है। कर्म स्थान में शुक्र का होना आपके लाइफ पार्टनर से लाभ, धन का आगमन, प्रेम का आगमन, सुख, सौभाग्य का आगमन आपके कर्म स्थान पर, और कर्म स्थान से पिता से, बॉस से, सरकार से, ये दिखाता है। शनि की 7वीं दृष्टि और मंगल की 4थी दृष्टि यहाँ पर है। पूर्ण दृष्टि से शनि इस समय देख रहे हैं, बता रहे हैं कर्म स्थान पर जो गलतियां की थी उनको सुधार लीजिए। मंगल की 4थी दृष्टि यही दिखाती है कि छोड़ना नहीं है, पोजीशन को दिखाती है। कीप होल्डिंग, पकड़े रखिए जो परिस्थितियां हैं उनको, डोंट गिव अप। बात करें 11वें घर की, तो यहाँ तुला राशि है जिसका स्वामी शुक्र 10वें भाव में बैठा हुआ है, लाभ का स्वामी कर्म भाव में। ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। इसका मतलब है कर्म से लाभ। जो भी कर्म आप इस समय करेंगे वो आपको लाभ और इच्छा पूर्ति तक पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, ये निश्चित है। बात करें 12वें घर की, तो 12वें घर का स्वामी वृश्चिक राशि है, यहाँ पर इनका स्वामी मंगल है जो 7वें घर में बैठा है। इसका मतलब है आपके लाइफ पार्टनर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, बिजनेस पार्टनर के लिए
विदेश से आने वाली सूचनाएं, विदेश से आने वाला धन, विदेश से आने वाले संबंध इस समय अति लाभकारी होंगे। ये है मेरी प्रेडिक्शंस अगस्त महीने के लिए। कुछ रेमेडीज मैं आपको बताती हूँ। शनि वक्री है, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड कीजिए। उसके अलावा राहु जब तक धनिष्ठा में है तब तक घर में कपूर रखिए। ये 2 चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो काफ़ी है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं बहुत रिसर्च के बाद वीडियोस बनाती हूँ। आपको मेरा वीडियो जैसा भी लगा, अच्छा बुरा सही गलत, आप पर इम्प्लीमेंट होता है नहीं होता है, जैसा भी जो भी है लिखिए ज़रूर। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के लिए बहुत जल्दी। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए।